हेलो एवरीवन, मैं मंजू खड़ायत बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी विषय में आरोह भाग 1 गद्य खंड में पाठ 4 विदाई संभाषण नामक निबंध पर आधारित पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न उत्तर। दोस्तों, इससे पहले हमने इस निबंध को विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। निबंध को पढ़ने से आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों के अतिरिक्त गद्यांश पर आधारित और निबंध से पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से समझकर लिख सकेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पाठ के साथ। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। प्रश्न 1, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, लेखक ने शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से बताया है कि भारत में मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं में भी अपने साथ रहने वालों के प्रति लगाव होता है। वे स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के बिछुड़ने पर भी दुखी होते हैं। यहाँ भावनाएं प्रधान होती हैं। शिव शंभू की मारने वाली गाय के जाने पर दुर्बल गाय ने चारा नहीं खाया। यहाँ बिछुड़ते समय बैर भाव को भुला दिया जाता है। विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। प्रश्न 2, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो दोस्तों, आईने की जगह आपने है तो आप इसे सही कर लीजिए। उत्तर, लेखक ने यहाँ बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। लॉर्ड कर्जन ने 2 बार भारत का वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनेक काम किए। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल का विभाजन करने की योजना बनाई। कर्जन की इस चाल को देश की जनता समझ गई और उसने इस योजना का विरोध किया, परंतु कर्जन ने अपनी जिद को पूरा किया। बंगाल के 2 हिस्से कर दिए गए, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। प्रश्न 3, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उत्तर, कर्जन द्वारा इस्तीफा देने के निम्नलिखित कारण थे। क, कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया। इसके विरोध में सारा देश खड़ा हो गया। कर्जन द्वारा राष्ट्रीय ताकतों को खत्म करने का प्रयास विफल हो गया। उल्टे ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई। ख, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। उसने इस्तीफे की धमकी से काम करवाना चाहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर दिया। अब है प्रश्न 4, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इसका अर्थ आपने बताना है। लेखक कहता है कि कर्जन भारत में शान थी। कर्जन की भारत में एक शान थी। दिल्ली दरबार में उसका वैभव चरम सीमा पर था। पति पत्नी की कुर्सी सोने की थी। उसका हाथी सबसे ऊंचा व सबसे आगे रहता था। सम्राट के भाई का स्थान भी इनसे नीचे था। इसके इशारे पर प्रशासन, राजा, धनी नाचते थे। इसके संकेत पर बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया गया तथा अनेक निकम्मों को बड़े पद मिले। इस देश में भगवान और एडवर्ड के बाद उसका स्थान था, परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया, जिसके कारण इसका वैभव नष्ट हो गया। प्रश्न 5, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है।
यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर, यहाँ तीसरी शक्ति से अभिप्राय ब्रिटिश शासकों से है। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का राज था। उन्हीं के आदेशों का पालन वायसराय करता था। वह ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था। कर्जन की नियुक्ति भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि कर्जन ब्रिटिश शासकों के हित नहीं बचा पा रहा तो उन्होंने उसे हटा दिया। उस समय कर्जन को भारत छोड़ने की आशा नहीं थी। दोस्तों, अब है पाठ के आसपास। तो दोस्तों, हमेशा जो आपका पाठ होता है उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका भाषा ज्ञान और अच्छा मजबूत होगा। प्रश्न 1, पाठ का यह अंश शिव शंभु के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभु नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? उत्तर, शिव शंभु एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में डूबा रहता है तथा खरी खरी बात कहता है। यह पात्र अंग्रेजों की कुल नीतियों का पर्दाफाश करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह निरंकुश शासक था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने के हालात नहीं थे, परंतु शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक भी करना था। अतः काल्पनिक पात्रों के जरिए अपनी इच्छानुसार बातें कहलवाई जाती थी। तो दोस्तों, उस समय लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए थे कि वह किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं जीने देता था। तो लोग देशभक्ति के नाम पर अपनी अपनी तरफ से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे और जागरूक बनाते थे। इस पर लेखक ने निबंध लिखकर लोगों को जागरूक किया। प्रश्न 2, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह बात सही लगती है या नहीं लगती है? या तो आप पक्ष में दीजिए या विपक्ष में आपको उत्तर लिखना है। उत्तर, जी हाँ, कर्जन ने संदर्भ में हमें यह बात सही लगती है कि नादिर शाह एक क्रूर राजा था। उसने दिल्ली में कत्ले आम करवाया, परंतु आसिफ फजाह के ने तलवार गले में डालकर उसके आगे समर्पण कर कत्ले आम रोकने की प्रार्थना की तो तुरंत कत्ले आम रोक दिया गया। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 8 करोड़ भारतवासियों की बार बार विनती करने पर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में कर्जन की जिद नादिर शाह से बड़ी है। वह नादिर शाह से अधिक क्रूर था। उसने जनहित की उपेक्षा की। अब है प्रश्न 3, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, आपको अपने विचार इसमें रखने हैं कि एक राजा को सबके हितों के बारे में सोचकर शासन करना चाहिए या अपने स्वार्थ के लिए मनमाना शासन करना चाहिए। इसके पक्ष में आप एक निबंध भी लिख सकते हैं अपने तरीके से। इस प्रकार भी आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या प्रबंध। यह प्रबंध जनता के हितों के अनुसार होना चाहिए। कोई भी शासक अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता। जिद्दी शासक के कारण जनता दुखी रहती है और उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। शासक को सभी वर्गों के अनुसार काम करना होता है। प्रजा को अपनी बात कहने का हक होता है। यदि शासन में कोई परिवर्तन करना भी हो तो उसमें प्रजा की सहमति होनी चाहिए। अब है गौर करने की बात। दोस्तों, ये जो क और ख लिखे, इसमें आप गौर कीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। जैसे, इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है।
तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुकांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। खो, यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हो गए। अब है दोस्तों भाषा की बात, व्याकरण। इसे आपको समझकर करना है। वे दिन रात यही मनाते हैं कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर य लिखा है वहाँ पर प है, तो टाइपिंग में थोड़ा सा गलत हो गया, तो आप इसे सही कर लीजिए। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, यहाँ पधारे शब्द का अर्थ है चले जाएं। प्रश्न 2, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतीय युगीन हिंदी में हुआ है। उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। को, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत को उनको जाना ही पड़ा। खो, आप किसको आए थे और क्या कर चले? गौ, उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा। घो, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। तो दोस्तों आपको इसे सही करके क्रमानुसार लिखना है। जैसे क का उत्तर है, पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक हुए, अंत में उन्हें जाना पड़ा। ख, आप किस लिए आए थे और क्या करके चले? ग, उनके रखने वालों से एक आदमी नौकर न रखा गया। घ, पर आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूले। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।